So, hey everyone, I'm Saurav Acharya. Welcome you all again in my YouTube channel, Nursing Insights with Saurav. सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है लीडरशिप मैनेजमेंट का। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था दो पार्ट्स में हमने उसे कवर कर दिया है, मैनेजमेंट प्रोसेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके साथ साथ हमने मैनेजमेंट को फर्दर डिफाइन किया उसकी थ्योरीज के साथ साथ। आज जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली लीडरशिप है कि हम यहाँ पे ये देखेंगे लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप के स्टाइल कौन से होते हैं, कौन सी थ्योरीज होती हैं और एक लीडर की कौन सी इफेक्टिवनेस होती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में ये पूरा लेक्चर कवर हो जाए। तो आज के जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहले ये है कि हम लीडरशिप को समझेंगे, लीडरशिप की थ्योरीज को समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट स्टाइल्स हैं लीडरशिप के जिसके जरिए लीडरशिप की जाती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो लीडर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के पावर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो पावर कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लीडर और मैनेजर के रोल को डिफरेंशिएट करेंगे कि मैनेजर का रोल कैसा होता है और लीडर का रोल कैसा होता है, कैसे उनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं हम ये देखेंगे। हम डिस्कस वे बिकम मोर इफेक्टिव लीडर, हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करके हम एक जो इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। सो वी स्टार्ट विथ डेफिनेशन। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बेसिकली इज अ कॉमनली डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस इन विच द लीडर इन्फ्लुएंस अदर्स टूवर्ड गोल अचीवमेंट। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं आप? इन्फ्लुएंस मतलब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे उनको काम करना है। तो ये सारी वो चीज़ें होती है जो कि आप इन्फ्लुएंस जिसे आप कहते हैं और ये आप लीडरशिप में यूज़ करते हैं। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना यानी अच्छे से इन्फ्लुएंस करना जानता है ताकि जो गोल है वो अचीव हो सके। यॉल इन 1998 में ये डेफिनेशन दी थी। एंड द सेकंड इज इन्फ्लुएंस इज एन इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऑफ लीडरशिप एंड मीन्स दैट द लीडर इफेक्ट अदर। इन्फ्लुएंस जो होता है वो आपकी लीडरशिप का इंस्ट्रूमेंट है, पार्ट है। वो ऐसा पार्ट है जिसके जरिए आपकी लीडरशिप जो है वो बेहतर हो सकती है या फिर वो बेहतर नहीं भी हो सकती है, जिसमें आप लोगों को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? आप लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, इन लिविंग कर रहे होते हैं यानी अपलिफ्ट कर रहे होते हैं, इंगेज कर रहे होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और समझें कि आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करें, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे। ये वो सारी चीज़ें जो आप इन्फ्लुएंस में कर रहे होते हैं। तो हमने लीडरशिप पढ़ी। लीडरशिप में क्या था कि लीडरशिप में आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आप लोगों को जो इंस्पायर कर रहे होते हैं, आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी लीडरशिप में आप कर रहे होते हैं। तो वो होगी लीडरशिप। लीडरशिप के बाद हम देखेंगे लीडरशिप के टाइप कौन से हैं। द फर्स्ट इज फॉर्मल एंड द सेकंड इज अनफॉर्मल। फॉर्मल लीडरशिप कौन सी होती है? फॉर्मल लीडरशिप हमारे पास वो लीडरशिप होती है जिसमें आप किसी पोजीशन पे हो, किसी अथॉरिटी पे हो, यानी ऐसी लीडरशिप जिसमें आप जो है किसी असाइन रोल पे काम कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उस रोल को करने के लिए जो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना कि क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट लिखा गया। जब एक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट की हम बात करें तो ये क्या करे होती है? ये लोगों को या जितने भी सब ऑर्डिनेट इसके अंडर काम करे होते हैं, एग्जाम्पल अगर हम हेड नर्स का लें तो वो क्या करी होती है? लीड करी होती है। अब वो एक पोजीशन पे उसको एक रोल दिया गया है कि आपको जो लोगों को गाइड करना है, आपको जो लोगों को लीड करना है, आपको लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, आपको लोगों को मोटिवेट करना है जो आपके साथ काम करे। तो ये नर्स अपनी उस रोल को, अपनी उस पोजीशन को, पावर को यूज करके जब ये सारे काम करती है, इन्फ्लुएंस करती है, डायरेक्ट कर रही होती है, तो ऐसे फॉर्मल पोजीशन कहते हैं। और इसमें हम कहते हैं कि ये आप बेसिकली क्या करें? फॉर्मल लीडरशिप करें, यानी आप किसी पोजीशन और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करके जब लीडरशिप कर रहे होते हैं। अब इनफॉर्मल फॉर्मल के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि ऐसी आपकी लीडरशिप जो किसी अथॉरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पावर को यूज करके ना की जाए और इसमें जो ज्यादातर अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज को यूज करके लीडरशिप कर रहे होते हैं, तो उससे हम कहते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अगर हम एग्जांपल लें कि हम जब एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें कोई रोल असाइन नहीं होता, हमें पूरा ग्रुप में काम करना होता है। और अगर वहां पे आप अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके अपने ग्रुप मेंबर्स को आइडियाज दे रहे हैं तो वो इनफॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल इज एन इंडिविजुअल विद अथॉरिटी डेलीगेटेड टू अदर्स टू बी इन्फ्लुएंसिंग द डेमोक्रेटिक लीडर यूज। अच्छा, ये ज्यादातर कौन यूज कर रहा होता है? डेमोक्रेटिक लीडर्स यूज कर रहे होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? एक्सपर्ट पावर एंड द पावर बेस अफोर्डेड बाय हैविंग क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें वो अपने एक्सपर्ट पावर उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी जो एक्सपर्टीज होती है, उन पावर को यूज करके लोगों से जो वो क्लोज रिलेशनशिप या पर्सनल जो भी उनका काम होता है वो निकलवा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। तो ऐसी लीडरशिप को हम इनफॉर्मल कहते हैं।
तो दो टाइप हमने पढ़ लिए, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसमें हम किसी पोजीशन पे हो, किसी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हो। इनफॉर्मल जहाँ पे हम अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज को यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, दैट इज इनफॉर्मल। नाउ वी आर हैविंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि लीडरशिप कैसे स्टार्ट हुई, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वन इज ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी और से आगे जो थ्योरी होंगी उनके हम जो वो थ्योरीज के साथ साथ हम क्रिटिज्म को भी डिस्कस करेंगे। द ग्रेट मैन थ्योरी जो बेसिकली क्या कहती है, हमें ये अज्यूम करती है दैट द कैपेसिटी फॉर लीडरशिप इज इनहेरेंट, दैट द ग्रेट लीडर आर बोर्न नॉट मैन। ये जो थ्योरी है इसका जो बेसिक पॉइंट है जिसपे हम बात करते हैं वो यही है कि लीडर्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं और वो इनहेरिट होती है। जो लीडरशिप की कैपेसिटी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो उनको उनके एंसेस्टर से मिल रहे होते हैं। तो ये थ्योरी इस पे बेस करती है कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। दीज थ्योरीज ऑफन पोर्ट्रे ग्रेट लीडर एज ए हीरोइक, मैथिक एंड डिस्टिंक्ट टू रेज टू लीडरशिप व्हेन नीडेड। ये जो थ्योरी है वो बेसिकली किसी भी लीडर को एक हीरो की शक्ल दे रही होती है और ये दिखा रही होती है कि कैसे लीडरशिप अराइज होती है, आती है ऑटोमेटिकली जब नीड पड़ती है। The term great man was used because at the time leadership was thought of primarily as a male quality, especially in terms of military leadership. ये जो great man, जो नेम है great man, ये man basically मेल को डोमिनेट कर रहा होता है। ये दिखा रही होती है कि जो लीडरशिप है वो ज्यादातर मेल ही यूज कर रहे होते हैं और ये मिलिट्री, उस वक्त मिलिट्री को देख के ये बताया गया कि जो है लीडरशिप वहां पे ज्यादा यूज होती है। तो ये क्रिटिज्म पॉइंट है कि एक तो ये मेल को सपोर्ट करे, मेल डोमिनेटेड है, जबकि फीमेल भी लीडरशिप करती है और काफ़ी अच्छे से लीडरशिप को कर चुकी हैं और अब तक ऐसी बहुत सारी फीमेल्स है जो लीडरशिप कर रही है। उसके अलावा ये किसी और डोमेन की बात नहीं कर रहा, ओनली मिलिट्री डोमेन की बात कर रहा है। दी सेकेंड थ्योरी इज ट्रेड थ्योरी। ये भी उसकी तरह सिमिलर है जो हमने अभी ऊपर थ्योरी पढ़ी। इसमें क्या जो है वो बताया गया, सिमिलर इन सम वे टू ग्रेट मैन थ्योरी। ये उसके जैसी ही थ्योरी है, लेकिन इसमें ये है कि पैदा तो होते हैं, लेकिन हो सकता है कि हर लीडर के जो ट्रेड्स होते हैं वो स्टाइल के ऊपर हर लीडर के जो ट्रेड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसमें ये कहा गया कि अज्यूम दैट द पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज एंड ट्रेड दैट मेक देम बेटर सूटेड टू लीडरशिप। इसमें ये बताया गया कि कुछ क्वालिटीज, कुछ ट्रेड ऐसे उनके अंदर मौजूद होते हैं या वो उनको उनके एंसेस्टर से मिलते हैं जो कि उनको लीडर बनने में ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या फोकस करिए, सिमिलर उसी की तरह कि लीडर्स जो होते हैं वो ग्रेट मैन थ्योरी में कहा कहता है कि लीडर्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं, तो उसी की तरह के कुछ जो लोग पैदा होते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो उनको लीडर बनने में हेल्प कर रहे होते हैं। ट्रेड थ्योरी ऑफन आइडेंटिफाई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैरेक्टर शेयर्ड बाय लीडर। ये कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर को भी शो करती है, आइडेंटिफाई करती है, जो कि लीडर्स में होती है। अब यहाँ पे बेसिकली ट्रेड थ्योरी में वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई नहीं गई, लेकिन क्योंकि ओवरऑल 10 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो किसी भी लीडर को जो है वो होने चाहिए, जो कि ट्रेड थ्योरी बता रही होती है, जिसमें जो लॉयल्टी होती है, एम्पैथी होती है, ऑनेस्टी होती है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन 10 मेजर जो वो यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन वो जो वो अज्यूम की जाते हैं कि किसी भी लीडर में होंगे तो वो लीडर जो है वो बेहतर होगा, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं और वो लीडर बनने के लायक है। तो वो जो है ट्रेड थ्योरी में बताए गए हैं। But if a particular trait or key feature of leadership, how do we explain people who possess these qualities but are not leader? अब ये इसकी जो वो क्या क्रिटिज्म पॉइंट है कि कुछ लोगों में जो पर्टिकुलर ट्रेट तो होते हैं, कुछ फीचर्स लीडरशिप के होते हैं, लेकिन हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि वो क्वालिटीज उसमें जो है वो लीडरशिप बनने के लायक हैं या नहीं है, या फिर लीडरशिप जो बन रहा है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज है वो लैक कर रही हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी, कौन सी नहीं होगी, क्योंकि हर किसी का जो वे होता है वो डिफरेंट होता है रिप्रेजेंट करने का। तो हम जो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये फर्स्ट कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऐसी क्वालिटीज को जो कि लीडर में होनी चाहिए। सेकंड, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट इन यूजिंग ट्रेड थ्योरी टू एक्सप्लेन। ये जो सवाल है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उन कैरेक्टरिस्टिक को, उन क्वालिटीज को जो कि लीडर्स में होनी चाहिए, ये ज्यादा मुश्किल पैदा करता है इस ट्रेड थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। दिस सेकंड थ्योरी इज कंटीजेंसी थ्योरी। ये हमारी थर्ड थ्योरी। इसमें क्या बताया गया, इसमें दिखाया गया कि सिचुएशन, जैसे हमने वहां पे पढ़ा ना, वहां पे दिखाया गया था ट्रेड के बारे में, तो यहाँ पे सिचुएशन इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया। इसमें बताया गया कि कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन अ पर्टिकुलर वेरिएबल रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट दैट माइट डिटरमाइन व्हिच पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट सूटेड फॉर द सिचुएशन। ये जो थ्योरी है लीडरशिप की वो ज्यादा फोकस करी होती है कुछ वेरिएबल्स पे, जो कि ये बताते हैं कि लीडरशिप का जो स्टाइल है वो हर सिचुएशन का, हर एनवायरनमेंट का डिफरेंट उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है, कि जैसी सिचुएशन अराइज हुई है आपका जो लीडरशिप करने का तरीका होगा वो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन होगा, और उस सिचुएशन में वो सूटेड होगा, तो वो ही आपकी लीडरशिप जो वो कहलाएगी, वो बेहतर लीडरशिप होगी।
तो यहाँ पे इन्वायरमेंट और सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस किया गया कि आपके इन्वायरमेंट और सिचुएशन को देख के ही आप लीडरशिप का स्टाइल कौन सा यूज़ करें, ये तभी पता चलेगा जब आपकी सिचुएशन और इन्वायरमेंट आपके सामने होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट इन ऑल सिचुएशन। इसके अकॉर्डिंग जितने भी लीडरशिप स्टाइल हैं जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, वो सारे के सारे स्टाइल हर सिचुएशन में परफेक्टली सेट हो जाए ऐसा तो होना नहीं है, कहीं ना कहीं पे वो लैग करता है। अब वो कौन से वेरिएबल है जहां पे वो लैग कर सकता है वो हम आगे देखेंगे। सक्सेस डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ वेरिएबल। जो सक्सेस है कि ये जो मतलब आपकी लीडरशिप है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी हो जाए, वो कुछ वेरिएबल पे डिपेंड करती है। तो कंटीजेंसी थ्योरी जो वो वेरिएबल कौन से हैं जिनके ऊपर ये बात करिए। द फर्स्ट इन लीडरशिप स्टाइल, कि आप कौन सा स्टाइल जो वो यूज करेंगे। आप सिचुएशन को देखेंगे, आपने कोई स्टाइल यूज कर लिया, अगर कि वो सिचुएशन का स्टाइल जो मैच हो गया तो आपकी लीडरशिप तो बेहतर है, लेकिन अगर वो सिचुएशन से मैच ना हुआ तो लीडरशिप जो वो अच्छी नहीं होगी। तो स्टाइल क्या कौन सा यूज करें। क्वालिटीज ऑफ फॉलोअर्स, कितने लोग आपसे सहमत है, कितने लोग आपको सपोर्ट करें, कितने नहीं करें, इस पे भी डिपेंड करता है। एंड द एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, कि सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन कैसी है, आप उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करती है। अब हम आते हैं सिचुएशनल थ्योरी। अब जो हमारे पास कंटीजेंसी थ्योरी थी वो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करी थी कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा होगा, कितने लोग हमें सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, उस पे उसके बाद जो हम अपनी लीडरशिप करेंगे। यानी जो वेरिएबल्स थे वो 3 वेरिएबल्स थे, लेकिन सिचुएशन थ्योरी वो ज़्यादातर हमारे स्टाइल पे फोकस करती है। ये बिल्कुल कंटीजेंसी थ्योरी से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ये थ्योरी जो वो ज़्यादातर फोकस करती है आपके स्टाइल पे, कि आप कौन सा स्टाइल यूज़ करेंगे, कौन से एक्शंस आप करेंगे, और वो जो थी आपके इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। और उसके साथ साथ कुछ और वेरिएबल्स भी थे जो हमने डिस्कस कर लिए। तो सिचुएशनल थ्योरी प्रपोज दैट लीडर चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड अपॉन सिचुएशनल वेरिएबल। ये थ्योरी बेसिकली ये एक्सप्लेन करी होती है कि जो लीडर्स होते हैं, जो बेस्ट लीडर्स होते हैं, वो कुछ स्टाइल्स या कुछ एक्शंस को जो वो परफॉर्म करते हैं सिचुएशन को देख के। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप में बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। कई सारे डिफरेंट स्टाइल्स जो होते हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कौन सा अप्रोप्रिएट है और कौन सा आप यूज करें, कौन सा एक्शन आप परफॉर्म करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी वो है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट द ग्रेट लीडर आर मेड नॉट बोर्न। जो हमने पहली 2 थ्योरीज पढ़ी थी उनमें ये था कि आपके पास जो ट्रेड थ्योरी थी, जो हमारे पास पहली थ्योरी थी, उसमें ये था कि आपके पास जो लीडर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन ये जो थ्योरी बिहेवियर थ्योरी वो उनको अपोजिट कर रही है और ये बता रही है कि जो आपके पास लीडर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। रूटेड इन बिहेवियरिज्म, इसका जो बुनियाद है, जो इसकी जड़ें हैं, वो बेसिकली क्या है, बिहेवियरिज्म। यानी आपके एक्शंस, आप कैसे जो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं, उस पे ही आपकी लीडरशिप डिपेंड करती है। दिस लीडरशिप थ्योरी फोकस ऑन एक्शन ऑफ लीडर नॉट ऑन मेंटल क्वालिटीज और इंटरनल स्टेट। आपकी फिजिकल स्टेट, आपकी मेंटल स्टेट, इस पे फोकस नहीं करती। ये बस ये दिखा रही होती है कि कौन से एक्शन आप सिचुएशन या अपने जो है बिहेवियर में ले रहे हैं लीडरशिप करने के लिए। तो ये थ्योरी उस पर फोकस करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल कैन लर्न बिकम लीडर थ्रू टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके पास लीडरशिप होती है वो आप तभी ही अच्छी करते हैं जब आप सीखते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपसे पहले जो लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या लीडरशिप की है, आप उनसे जो वो सीखते हैं कि कैसे वो मैनेज करें, कैसे नहीं करें, और आप उनको ऑब्जर्व करके ही लीडरशिप सीखते हैं। अपने आप कभी भी लीडरशिप नहीं कर सकते। अब हम आते हैं पार्टिसिपेटिव थ्योरी। Participative leadership theory suggests that the ideal leadership style is one that takes the input of other into account. एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया वो ये कि पार्टिसिपेटिव में ये होता है कि आप दूसरों से भी राय लेते हो, दूसरों से भी इनपुट लेते हो कि आप क्या सोचते हो, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव, जो नाम से ये कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा फोकस्ड होती है कि आप दूसरों की भी राय लेते हो जो आपके साथ काम करे उस ऑर्गेनाइजेशन में। These leaders encourage participation and contribution from the group member and help group member feel more relevant and committed to the decision making process. इसमें ये होता है कि ज़्यादातर आप encourage करते हो लोगों को जो आपके साथ काम करें कि आप भी बताएं हम क्या करें क्या ना करें, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा relevant लगें, उनको जो ये फील हो कि हाँ हमारी भी कोई वैल्यू है, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो कोलाबरेटरी होगा, सबके साथ मिलकर होगा। In participative theory, however, the leaders retain the right to allow the input of others. ऐसी लीडरशिप में आप जो लोगों को ज़्यादातर मौका देते हैं कि वो अपना इनपुट दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो ये थी हमारी पार्टिसिपेटिव थ्योरी। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट थ्योरी।
मैनेजमेंट थ्योरी आल्सो नोन एज ट्रांसैक्शनल थ्योरी फोकस ऑन द रोल ऑफ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। ये जो थ्योरी है वो ज्यादातर इस पे फोकस कर रही होती है कि जब आप लीडरशिप करें तो आप कैसे लोगों को सुपरवाइज करें, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करें और कैसे लोगों की ग्रुप परफॉर्मेंस को आप जो वो जज करें, ये उस पर ज्यादा फोकस करी, कैसे आप इन चीजों को मैनेज करें। तो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट थ्योरी। और इसका जो दूसरा नाम हुआ ट्रांसैक्शनल थ्योरी, कि यहाँ पे फोकस आपका रोल पे होता है कि आप कैसे सुपरवाइज करें, ऑर्गेनाइज करें और कैसे आप ग्रुप परफॉर्मेंस को जो वो जज करें। दीज थ्योरी बेस्ड लीडरशिप ऑन अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये जो थ्योरी वो बेसिकली रिवार्ड और पनिशमेंट पे जो ज्यादा फोकस करती है कि अगर आपके पास कुछ लोग जो है वो अच्छे से टास्क को परफॉर्म करें तो आप रिवॉर्ड देते हैं, कुछ लोग जो है वो आपकी लीडरशिप में अच्छे से काम नहीं करें, कहीं पे गलती होगी उनसे, तो उस सिचुएशन में आप पनिश भी करते हैं। Managerial theory are often used in business when employees are successful, they are rewarded, when they fail, they are impaired, are punished। ये जो थ्योरी है वो ज़्यादातर बिजनेस में यूज होती है, जब आपके पास काम अच्छा होता है प्रमोशन हो जाता है, जब काम अच्छा नहीं करते हैं तो प्रमोशन रोक दिया जाता है। Relationship theory also known as transformational theory focus upon the connection formed between leaders and followers। ये जो थ्योरी होती है वो रिलेशनशिप रिश्ते बनाना, कि जब आप लीडरशिप कर रहे हो और आपके साथ जो लोग काम करें आपके अंडर में या आपके साथ, उनके साथ आप कैसे जो वो कनेक्शन बना रहे होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करती है। दीज लीडर मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल बाय हेल्पिंग ग्रुप मेंबर सी द इम्पोर्टेंस एंड हायर गुड ऑफ द टास्क। ऐसे जो लीडर्स होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं उनको हेल्प करते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स को, ताकि जो गोल है वो ज़्यादा अच्छे से अचीव हो जाए। ये ज़्यादातर फोकस करते हैं मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग जो लोग काम करें उनको। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप मेंबर। ये जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि कैसे उनके ग्रुप मेंबर्स जो वो परफॉर्म करें, ये वो लीडर्स होते हैं। बट आल्सो वांट ईच पर्सन टू फुलफिल हिज और हर पोटेंशियल, और उसके साथ साथ उनको हेल्प करते हैं और ये तमन्ना रखते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं कि जो लोग उनके साथ काम करें वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी ये लीडर करते हैं। तो रिलेशनशिप थ्योरी जो वो अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है। दीज लीडर ऑफन हैव अ हाई एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड। ये जो लीडर्स होते हैं उनके इथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, उनके जो इखलाकात होते हैं वो सबसे आला होते हैं। अब हम आते हैं लीडरशिप स्टाइल में। थोड़ा जितनी भी हमारी थ्योरीज थी उनको हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही पार्ट में हमारा लेक्चर कवर हो जाए। अब जो हम कुछ स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे, मैंने ऊपर आपको कहा था ना कि हमारे पास दो थ्योरीज थी जो ज़्यादातर फोकस कर रही थी, एक सिचुएशनल थी और कंटीजेंसी थी जो इन्वायरमेंट और स्टाइल पे फोकस कर रही थी। तो अब जो हम वो स्टाइल देखेंगे कि लीडरशिप के लिए कौन कौन से स्टाइल हैं और कैसे कैसे उनको यूज़ किया जाता है। A leadership style is a leadership style of providing direction, implementation plan and motivating people। जब आप किसी भी लीडरशिप के रोल में होते हो तो कैसे आप लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो, कैसे उनको गाइड करते हो, कैसे जो प्लान आपने बनाया था अपनी लीडरशिप को स्टार्ट करने से पहले उनको इम्प्लीमेंट करते हो, और जो लोग काम करें आपके साथ कैसे उनको आप मोटिवेट करते हो। तो इन तीनों चीज़ों को करने के लिए कौन सा स्टाइल आप यूज़ करते हो ये हम आगे देखेंगे। There are many different leadership styles that can be exhibited by the leader in a political, business or other fields। अब जो फर्स्ट वन है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज अ स्टाइल वेयर लीडर मेक डिसीजन विदाउट मच इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर। यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया गया कि लीडर कोई फैसला दे देता है और उसी को ही फॉलो करना है, वो दूसरों की हेल्प नहीं लेता, दूसरों से इनपुट दूसरों की जो राय नहीं लेता, उसने बता दिया ऐसे काम करना है, ऐसे ही चलना है। It involves centralized decision making with the leader making decision and using power to command and control others। इसमें जो एक centralized decision यानी एक decision लेने वाला होता है और वो अपना पावर यूज करके कोई भी decision लेता है, कमांड देता है और उसके ऊपर जो वो लोगों को मॉनिटर कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है कि अब यही फॉलो करना है, ऐसे ही चलना है। The leader typically dictate task, process and goal and expect subordinate to follow instruction without question। कोई भी सवाल नहीं करना, जो मैंने टास्क दिया है, जिस तरीके से मैंने प्रोसेस समझाया है और जो मेरा गोल है उसको आपको बस ऐसे ही चलना है, और आप जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उन सबको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ऐसे ही चलो, ऐसे ही काम करो और ऐसे अपने गोल को अचीव करो। क्लोज सुपरविजन होती है, इसमें ज़्यादा इनपुट नहीं होता, ये सिर्फ एक बंदे का ही काम होता है, वो लेता है और सब में जो है वो अपने कमांड और पावर को यूज़ करके फैला रहा होता है। फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी वेयर ऑफन प्रेजेंट। यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर हॉस्टिलिटी अकेलापन ज़्यादा फील होता है ऐसी लीडरशिप में जो लोग काम करें उनको। डेमोक्रेटिक लीडरशिप आल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इन्वॉल्व लीडर इंक्लूडिंग टीम मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया कि यहाँ पे जो ज़्यादातर इनपुट लिया जाता है, टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो लोग काम करें उनका इनपुट, उनकी राय लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
It is a participative with authority delegated to others to be influential, and democratic leader use expert power and the power base afforded by having close personal relationship. यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपनी अथॉरिटी को इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं कि पार्टिसिपेशन भी हो, लोगों से इन्फ्लुएंशियल उनको भी मोटिवेट करते हो, उनके साथ काम करते हो। डेमोक्रेटिक लीडर्स पावर को यूज करते हैं, और इसमें जो बेसिक होता है वो पर्सनल रिलेशनशिप्स वगैरह भी देखे जाते हैं। जितने भी सब ऑर्डिनेट या अंडर जो काम करे उन सब के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो देख के आप जो उनके साथ डिसीजन ले रहे होते हैं कि इससे किसी किस्म का किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, मुझे कैसे इनके साथ काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये लोग जो है वो इस तरीके से कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो ये पार्टिसिपेशन ज़्यादा जो है वो फोकस की जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा देखा जाता है इस लीडरशिप में। पॉजिटिव फीलिंग इन द ग्रुप विद द लीडर्स प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे अगर लीडर ना भी हो तो आपको पॉजिटिव फील होता है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो अगर कि वो बेहतरी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेसीजेस फेयर लीडरशिप, लेसीजेस वर्ड से कि लेजी, ऐसा लीडर जो खुद तो कुछ करे ना करे वो लोगों पे छोड़ देता, भाई जो सही लगे करते जाओ। लेसीजेस फेयर लीडरशिप ऑफन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच एज लेट देम डू। ये एक वर्ड फ्रेंच का जिसमें ये होता है कि आप छोड़ देते हो, उनको करने दो। Is a style where the leader take a hand-off approach and allow team member to make their own decision and work autonomously with minimal interference, जिसमें आपका जो इंटरफेरेंस होता है वो कम होता है, आप टांग बहुत कम बढ़ाते हो, उनके ऊपर छोड़ देते हो, उनको पूरी छूट होती है कि वो अपने तरीके से काम करें, खुद के डिसीजन लें और जो काम है वो अच्छे से करते जाएं। In this leadership style, the leader provide little to no direction, instead trusting employee to manage their own task। इसमें जो वो लीडर अपना कोई डायरेक्शन इतना यूज नहीं करता, अपनी गाइडेंस इतनी यूज नहीं करता, लोगों को इतना जो वो गाइड नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, बस उन पे भरोसा करता है कि वो अपना काम या अपना टास्क जो अच्छे से मैनेज कर जाएंगे और कर लेंगे। सेट देयर ओन गोल एंड सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। अपने गोल खुद बनाओ कि कैसे कितना काम आपको करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करो। Laissez-faire leadership can be effective in certain situations where team members are highly skilled and self-motivated। ऐसी जो लीडरशिप है वो तभी ही बेहतरीन हो सकती है जब आपके पास जो आपके सबऑर्डिनेट काम करे वो हाईली स्किल्ड हो, उनके पास नॉलेज स्ट्रांग हो और वो अच्छे से मैनेज कर जाएं, तब ही आपकी लीडरशिप अच्छी है। अदरवाइज लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपकी मोटिवेशन की, आपकी हेल्प की, तो वहाँ पे ये लीडरशिप जो वो इफेक्टिव नहीं है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप फोकस ऑन क्लियरिफाइंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड प्रोवाइड रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ऐसी जो लीडरशिप होती है उसमें आपको आपके रोल के बारे में क्लियरली बता दिया जाता है कि आपको कौन सा काम करना है, कितना करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको बता दिया जाता है कि ये तो काम आपको पूरा करना है, यही आपके काम है, और एक क्लियर एक्सपेक्टेशन बता दिया कि भाई हम क्या एक्सपेक्ट करें, हमें इतना काम चाहिए। इसमें ये होता है कि अगर काम अच्छा हो गया तो रिवॉर्ड दिया जाता है, काम अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को देख के जो आपको मे भी पनिश किया जाए या उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए। तो ये जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, स्ट्रिक्ट फॉलो हो रही होती है कि आपके पास एक्सपेक्टेशन हमारी ये है, हमने आपको यहाँ पे इसलिए हायर किया है, ये आपके रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपको फुलफिल करनी है। फिर है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडर्स प्योरिटाइज द नीड ऑफ देयर टीम मेंबर, एम्फसाइज एम्पैथी, ह्यूमिलिटी एंड कमिटमेंट टू सर्विंग अदर। ऐसी जो लीडरशिप होती है जहाँ पे जो लोग होते हैं उनके ऊपर आप क्या करते हैं, उनकी नीड्स को जो सबसे पहले देख रहे होते हैं कि उनकी नीड्स कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस होता है, एम्पैथी ज़्यादा होती है और कमिटमेंट अच्छी होती है कि जो लोग आपके पास काम करें उनके साथ आपकी कमिटमेंट अच्छी होती है, आप उनके लिए ज़्यादा सोचते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, Transformational leadership inspire and motivate a team by setting a compelling vision, fostering innovation and empowering individual to reach their full potential। ऐसी जो लीडरशिप होती है जिसमें आप लोगों को ज़्यादा इंस्पायर करता है, लीडर ज़्यादा मोटिवेट करता है और उनका जो विजन होता है उसको अचीव करने में हेल्प कर रहा होता है, उनको जो वो नए नए टेक्निक्स, इनोवेशंस बता रहा होता है, उनके अंदर पैदा कर रहा होता है ताकि जो गोल है वो उसको अचीव कर सके और अपना जितना बेहतरीन हो सके वो कर सके। उनको जो तरीके दिखाता है, उनको जो स्ट्रेटजीज बताता है, उनको जो इंस्पायर मोटिवेट कर होता है, डिफरेंट वेज बता रहा होता है ताकि जो विजन है उसको भी अचीव करें और अपना फुल पोटेंशियल दे सकें, जितना उनसे हो सकता है उतना बेहतरीन करें। तो ये अब तक की सबसे बेहतरीन लीडरशिप स्टाइल है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट इज charismatic leadership। charismatic leaders possess strong personality and they are able to inspire and influence others through their vision, passion and precision skills। ये जो लीडरशिप होती है इसमें जो लीडर्स होते हैं उनके पास हाईली नॉलेज होती है, उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होती है, इतना उनका एक्सपीरियंस होता है
कि वो लोगों को अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनका जो गोल होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। और ऐसी स्किल्स होती हैं कि अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके उस लीडरशिप को जहाँ पे मसला आया उसे सॉल्व कर सकते हैं और गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर आपकी नॉलेज बेस्ड है। Situational leadership, this style involve adapting one leadership approach based on the specific need of the situation and capabilities of team। ये जो सिचुएशन है कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तभी आप ये लीडरशिप यूज़ करते हैं और कुछ अप्रोचेस को आप जो अडाप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि स्पेसिफिक गोल जो फॉर शॉर्ट टर्म हो सकते हैं उनको अचीव करें और अपनी टीम मेंबर्स की कैपेबिलिटीज़ को जो वो देख कर आप फॉर अ वाइल आप ये कर रहे होते हैं। अब पावर की हम बात करते हैं। एक लीडर जो डिफरेंट टाइप के पावर यूज कर रहा था वो कितने होते हैं और कैसे यूज कर रहा था। द फर्स्ट वन इज लेजिटिमेट पावर। दिस पावर कम फ्रॉम लीडर फॉर्मल पोजीशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। ये जो पावर होता है वो एक लीडर को उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे या उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मिलता है। इट बेस्ड ऑन अथॉरिटी ग्रांटेड देम बाय देयर पोजीशन सच एज सीईओ, मैनेजर, टीम लीडर। एंड सेकंड इज रिवार्ड पावर। अब जो हमने ऊपर पढ़ा ना उसमें ये होता है कि किसी पोजीशन को देख के अगर आप कहीं पे सीईओ हैं, मैनेजर या टीम लीडर हैं तो आपको उस पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ पावर आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुद देती है। फिर रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर स्टीम फ्रॉम द लीडर एबिलिटी टू प्रोवाइड रिवॉर्ड और इंसेंसिटिव टू टीम मेंबर इन एक्सचेंज ऑफ कंप्लायंस और डिजायर्ड बिहेवियर। दीज रिवॉर्ड कैन इंक्लूड प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, बोनस और अदर फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन। ये जो आपके पास पावर होती है ये आप तब यूज करते हैं, लीडर तब भी अपनी एबिलिटी शो करता है जब वो देखता है कि उसके पास जो लोग काम करें वो अच्छे से काम करें तो उनको रिवॉर्ड देता है। उनकी टीम मेंबर्स को जो वो ज़्यादातर उनके डिजायर्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा होता है। लोगों से वो प्रमोशन, सैलरी, बोनस, ये सारे वो टाइप्स है जिनके जरिए जो अपनी लीडरशिप कर रहा होता है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो रिवॉर्ड पावर जो वो लोगों पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी टीम मेंबर ज़्यादा आपके साथ काम करें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। फिर है कोर्सिव पावर। कोरेसिव पावर इन्वॉल्व द यूज ऑफ पनिशमेंट और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसमें ज्यादातर फोकस था पॉजिटिव वे में कि आप लोगों को कैसे इंस्पायर, जो लोगों को कैसे जो आप मोटिवेट करते हैं, बोनस देते हैं, आप कैसे लोगों को जो सैलरी, प्रमोशन, ये सारी चीजों पे। कोरेसिव पावर बिल्कुल ये है कि आप पनिशमेंट और नेगेटिव चीजों को ज्यादा यूज करते हैं, बिहेवियर को यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आप काम कर रहा है लेकिन कहीं पे उसको मसला आता है तो बजाय उसकी हेल्प करना आप जो उसके बिहेवियर पे कुछ ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यूज करते हैं जो कि आप पावर यूज करें लीडरशिप में। लीडर्स विद कोर्सिव पावर में भी इम्पोज पेनल्टीज। ये जो लोग होते हैं अगर गलत काम हो गया तो पेनल्टीज इम्पोज करते हैं, सच एज अगर आपका प्रमोशन हो रहा तो डीमोशन कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप पावर यूज करें वो आपका होता है कोर्सिव पावर और ये ज्यादातर बिजनेस में यूज होता है। फिर आता है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर इज बेस्ड ऑन अ लीडर्स नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर डोमेन। किसी भी डोमेन में अगर आप नर्सिंग की बात करें, अगर नर्सिंग में आपके पास अच्छी स्किल्स है, नॉलेज है, आप एक्सपर्ट है, तो जहाँ पे आप अपनी लीडरशिप करेंगे और जब आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, एक्सपर्टीज को, तो इससे हम कहते हैं एक्सपर्ट पावर, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी दिया जा सकता है। जो अक्सर करके हमारे पास डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं नर्सिंग के, उनके पास होता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज ज़्यादा होती है, तो उनका रोल भी वैसा होता है और पावर भी उनको वैसा ही दिया जाता है। रेफरेंट पावर अराइज फ्रॉम अ पर्सनल क्वालिटीज, करिश्मास एंड लाइकेबिलिटी ऑफ लीडर। ये जो पावर होता है वो बेसिकली किसी भी लीडर को उसकी क्वालिटीज, उसका जो अट्रैक्शन है या जो उस लीडर के अंदर खासियतें हैं उसको देख के दिया जाता है। टीम मेंबर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेफरेंट पावर बिकॉज दे एडमायर, रिस्पेक्ट, आइडेंटिफाई विद लीडर एंड सीक टू इम्यूलेट, मैच देयर बिहेवियर और गेन देयर अप्रूवल। ये जो पावर होता है वो बेसिकली टीम मेंबर्स जो होते हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसे पावर लोगों से। जब आप ये पावर यूज़ करते हैं या आपको ये पावर दिया जाता है तो लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, आपसे एडमायर होते हैं, आपको जो एज ए अपने लीडर देख रहे होते हैं कि हाँ इससे जो हमें ज़्यादा इसके बिहेवियर से हमें सीखने को मिल रहा है। तो इससे हम कहते हैं रेफरेंट पावर, जो ज़्यादातर हमारे रोल मॉडल्स होते हैं उनके ऊपर होता है या उनके पास होता है। Then a connection power. Connection power is derived from a leader network of relationship with alliance both within and outside organization. ये जो पावर होता है वो एक लीडर के पास उसकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी उसको ये पावर होता है जो ये बाहर भी यूज कर सकता है। Informational power. This power arises from a leader's control over information. Leader who possesses valuable exclusive information can influence other by sharing or withholding it strategically. ये जो पावर होता है वो किसी भी लीडर के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरीके से वो लोगों को जो कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा होता है, तब होता है। ये जो लीडर्स होते हैं इनके पास एक जो इनकी वैल्यू होती है, जो इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है और जिस तरीके से लोगों को उस इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं,
तो ये जो होती है जब ये ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज़ करे हो, इस तरीके से पावर को यूज़ करे हो कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से लोगों के पास इन्फ्लुएंस करें, अपनी स्ट्रेटजीज को यूज़ करें, टेक्निक्स को ज़्यादा यूज़ करें, तो इसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशनल पावर, जो ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड होता है कि आप टेक्निक से ज़्यादा जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब दो टाइप की हमारे पास लीडरशिप होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एम्प्लॉय बेस्ड होती हैं और कुछ जो होती है वो जॉब सेंटर्ड होती हैं। इफेक्टिव लीडरशिप वाज डिस्क्राइब एज हैविंग अ फोकस ऑन ह्यूमन नीड ऑफ सबऑर्डिनेट एंड वाज कॉल्ड एम्प्लॉय सेंटर लीडरशिप। जो इफेक्टिव लीडरशिप है, जो बेहतरीन लीडरशिप है, वो ज़्यादातर एम्प्लॉय सेंटर होती है, अपने एम्प्लॉय की जितनी भी नीड्स है, उनके जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, तो और वही सबसे ज़्यादा बेस्ट और इफेक्टिव होती है। द सेकेंड इज जॉब सेंटर लीडरशिप, जहाँ पे ज़्यादातर ये देखा जाता है कि फोकस ऑन स्केड्यूल, कॉस्ट, efficiency resulting in a lack of attention to developing work group and high performance goal। यहाँ पे जो क्या होता है वो ज़्यादातर आपके गोल्स, स्केड्यूल, आपके टाइमिंग पे, आपकी कितनी इफिशियंसी, कितनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है कि कितना गोल जो वो परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस से अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इफेक्टिव वही होती है जहाँ पे ज़्यादातर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस किया जाए। ये हमारे पास डिफरेंस है कि लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। लीडर्स जो होते हैं वो मिशन टू अकम्प्लिश, इनका जो मकसद होता है कि जो मिशन दिया गया, जो टास्क दिया गया उसको पूरा करना है। और मैनेजर गोल ओरिएंटेड, ये लॉन्ग टर्म होता है। मैनेजर होता है वो बड़ी सोच रखता है कि जो गोल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उसे कैसे अचीव किया, जबकि लीडर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहे होते हैं। लीडर चैलेंज द स्टेटस, लीडर जो होते हैं वो जो काम उनको टास्क मिला है उसके चैलेंजेस को सॉल्व करके उसे अचीव कर रहे होते हैं। मैनेजर मेंटेन ट्राई टू अचीव द स्टेटस, मैनेजर जो होता है वो अपनी जो पोजीशन है या जो टास्क ऑर्गेनाइजेशंस के उनको मेंटेन करता रहता है कि कैसे उनको जो आगे तक लेके जाना है, ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा होता है। लीडर आर यूनिक, लीडर यूनिक होते हैं। हर लीडर जो तो वो यूनिक होता है, उसकी क्वालिटीज डिफरेंट होती है। जो हमने इतने स्टाइल पढ़े, इतने पावर यूज़ करेंगे, कैसे वो यूज़ करे कैसे नहीं करे। जबकि मैनेजर के पास तो स्पेसिफिक जो है वो टारगेट होगा, उनकी जो है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उन्हीं को उनको फॉलो करना है। तो मैनेजर ज़्यादातर मिमिक होते हैं कि जो पहले काम करके गए वो कैसे कर रहे थे, कैसे वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कैसे जो मॉनिटर कर रहे थे, मुझे भी वैसे ही मैनेजमेंट करनी है, मुझे भी वैसे ही अपना रोल परफॉर्म करना है। जबकि लीडर जो है वो डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकता है, तो वो यूनिक होता है। हर किसी की लीडरशिप की जो होती है या काम करने की जो सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है। लीडर टेक रिस्क, लीडर जो तो रिस्क लेना पसंद करते हैं जबकि मैनेजर नहीं करते। लीडर आर विलिंग टू लर्न एंड ग्रो पर्सनली, लीडर जो तो ज़्यादातर खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। मैनेजर परफेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोविन स्किल, वो मैनेजर होता है वो हमेशा किसी स्किल के साथ होता है, वहीं पे वो स्टिक होता है, वो हमेशा अपने स्किल को प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। जबकि लीडर ज़्यादातर सीखने की कोशिश करता है। लीडर बिल्ड रिलेशनशिप, लीडर्स के पास रिलेशनशिप बनाने के ज़्यादा चांस होते हैं, वो ज़्यादा रिश्ते बनाते हैं। मैनेजर फोकस ऑन गोल एंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजर जहाँ पे काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बस उसी पे फोकस करता है, रिलेशनशिप पे उसका कोई फोकस नहीं होता। लीडर्स कोच पीपल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, लीडर जो ज़्यादातर अपने पीपल को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करें और अपने आप को पहचाने कि वो किस कदर जो काम कर सकते हैं, कितने अच्छे हैं वो। मैनेजर डायरेक्ट पीपल टू अचीव द कंपनी गोल, मैनेजर जो था वो सिर्फ डिसीजन देता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि बस अपना गोल अचीव करो कंपनी का। रिजल्ट ऑफ लीडरशिप आर इंटेंजिबल, रिजल्ट ऑफ मैनेजेबल इज मेजरेबल, जो मैनेजमेंट होती है वो मेजरेबल होती है। हम कहते हैं ना कि इसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि इतना इनपुट हुआ है या इतना आउटपुट हुआ है, जबकि लीडरशिप इंटेंजिबल है, वो मेजर नहीं होती। लीडरशिप बहुत वास्ट है। लीडरशिप इज क्वालिटेटिव, लीडरशिप जो है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटी होती है, बेहतर कैसे हुआ है। मैनेजमेंट क्वांटिटेटिव है कि मैनेजमेंट कितनी हुई है, हम क्वांटिटी उसकी मेजर कर सकते हैं। लीडर हैव अ फैन, लीडर के फैन होते हैं, लीडर एडमायर ज़्यादा करता है, जबकि एम्प्लॉय या फिर मैनेजर जो होता है उसके इतने फैन नहीं होते, वो तो बस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम करता है और उन्हीं के साथ जो है वो स्टक होकर रह जाता है। अब एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। कंटिन्यूस लर्निंग, एक इफेक्टिव लीडर आर लाइफ लॉन्ग लर्नर, जो इफेक्टिव लीडर होता है वो सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, सब चीज़ों से हर रोज़ सीखता है। दे सीक आउट अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपांड देयर नॉलेज, वो ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करता है, अपनी नॉलेज को इनहेंस करने की कोशिश करता है थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग। द सेकंड इज सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वंस स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू एंड लीडरशिप स्टाइल इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव लीडरशिप। जो एक इफेक्टिव लीडर होता है वो अपनी वीकनेस को भी जानता है, अपनी स्ट्रेंथ को भी जानता है, वो ये जानता है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी लीडरशिप को इफेक्टिव करने के लिए। तो सेल्फ अवेयरनेस होना किसी भी लीडर में ज़रूरी है। डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस,
इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस इमोशन। ये एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी खासियत है जो कि हर लीडर में होना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सके। जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत ना है और इमोशंस उसे जो हाइड करें, तो वो ऐसी सिचुएशन से खुद को कोप करना जानता हो। लीडर विद हाई EQ कैन अंडरस्टैंड अदर्स। जिसके पास ये इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो अपने आप को मैनेज अच्छे से कर सकता है, समझ सकता है, वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकता है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो मसले आ रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है अपने टीम मेंबर्स को। The next is building relationship. Effective leader prioritize building positive and trusting relationship with their team member, peers, superiors and other stakeholders. जो एक अच्छा लीडर होता है वो हमेशा अपने टीम मेंबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है। Setting clear goal and expectation. Leaders should establish clear and achievable goal for themselves and their team member. ऐसे गोल बनाने चाहिए जो कि अचीवेबल हो, अपने लिए भी, अपने टीम मेंबर्स के लिए भी, उनको भी देख के बनाने चाहिए कि क्या हाँ हम सब लोग मिलकर अगर काम करें तो ये गोल अचीव होंगे या ना होंगे। ऐसे गोल सेट करना जरूरी है। कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशन, डिफाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक। कम्युनिकेशन की एक अच्छी होनी चाहिए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करके बताना चाहिए। रेगुलर फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट। Effective communication. Strong communication skills are fundamental for the effective leadership. Leadership should communicate openly, transparently, and empathically, ensuring that messages are understood and the feedback is solicited and valued. ऐसी स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास कम्युनिकेशन की, जिसमें जो है आपका जो आपके सबऑर्डिनेट आपके पास जो काम करें उनके साथ आपकी ओपनली कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हर चीज़ खोल के समझानी चाहिए, कोई किसी किस्म का राज या कोई भी ऐसी चीज़ उनसे छुपानी नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंटी होना ज़रूरी है, भरोसा जीतना ज़रूरी है और जो मैसेज जो कोशिश करके वो ऐसा हो कि अंडरस्टूड हो और उसका फीडबैक लेना भी ज़रूरी है। डेलीगेटिंग एम्पावरिंग अदर. इफेक्टिव लीडर डेलीगेट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर टीम मेंबर, एम्पावरिंग देम टू टेक ऑनरशिप एंड डेवलप देयर स्किल्स कॉन्फिडेंस. ये जो एक इफेक्टिव लीडर की खासियत होती है, इसमें ये होता है कि वो ज़्यादातर अपने टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इनकरेज कर रहा होता है, उनको एम्पावर कर रहा होता है कि जो काम उन्होंने किया है वो कितना अच्छा किया है, अपने उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर रहा होता है, उनको भी मौका दे रहा होता है कि वो भी जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा लें, इसको जो अपने अकाउंटेबिलिटी में लें. लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडर शुड मॉडल एंड द बिहेवियर एंड वैल्यू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर टीम मेंबर. अपने टीम मेंबर के साथ जिनके साथ वो काम कर रहा है उनके बिहेवियर, उनकी वैल्यूज़ को जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ सेट करे, वो अच्छा बनकर दिखाए अपने बिहेवियर को, अपने वैल्यूज़ को, जो अपने टीम मेंबर के साथ काम करे उनके लिए. एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इन टुडे फास्ट पेस्ड एंड एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, लीडर मस्ट बी अडेप्ट एंड फ्लेक्सिबल. जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है, हमारे पास जितनी जितनी जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, वक्त चेंज हो रहा है, तो लीडर जो है उसके गोल या उसकी जो है सोच या उसकी जो है नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि वो वक्त के साथ अडेप्ट कर सके. दे शुड एम्ब्रेस चेंज. जैसे चेंज आ रही है उनको जो वो मैच कर सके, उनके साथ चल सके. लर्न फ्रॉम, स्टेप बैक एंड बी विलिंग टू एडजस्ट देयर स्ट्रेटजीज एंड अप्रोच एज नीडेड. और अपनी स्ट्रेटजीज को और अपनी खासियतों को चेंज करना जानता हो वक्त के साथ. इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग. इफेक्टिव लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम मेंबर टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल. एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से इंस्पायर करता है, उनको मोटिवेट करता है, ताकि उनके जो गोल है वो फुल पोटेंशियल यूज़ करके वो अचीव कर सके. उनको भी पता चले कि उनके अंदर कौन कौन सी खासियत मौजूद हैं. They recognize and celebrate success, provide encouragement and support during challenge and foster a positive empowering वर्क कल्चर. तो ऐसे लीडर जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, रोल मॉडल बन रहे होते हैं. सो ये हमारे रेफरेंसेस हैं. सो आई जस्ट रियली होप कि पूरा जो लेक्चर है वो आपको क्लियर होगा, जहाँ पे हमने लीडरशिप की बात की. दो टाइप हमने पढ़े, फॉर्मल इनफॉर्मल. फिर हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी, कंटीजेंसी थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी. उसके बाद बहुत सारी और थ्योरीज थी, बिहेवियर थ्योरी वगैरह. फिर हमने पावर यूज़ जो डिफरेंट लीडर्स यूज़ करें वो पढ़े. फिर हमने डिफरेंस पढ़ा कि लीडर मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है. देन हमने एट दी एंड ये देखा कि हमारे पास जो होता है वो इफेक्टिव लीडर की कौन कौन सी खासियतें होती हैं. सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है. अगेन आप सबसे अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी अपलोड करती हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो. इतनी मेहनत से सारे लेक्चर्स बना रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें. थैंक यू.